वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के पेपर एडवांस अकाउंटेंसी के एक अध्याय कंपनियों का एकीकरण के अंतर्गत विलय की प्रकृति के एकीकरण व क्रय की प्रकृति के एकीकरण में अंतर पर चर्चा करूंगा। तो आज अपन बात कर रहे हैं विलय की प्रकृति का एकीकरण और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्या अंतर है। तो पहला है संपत्ति और दायित्वों का हस्तांतरण। जैसा कि अब तक 2 दिन से हमने पढ़ा कि भाई विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की सभी संपत्ति और दायित्वों का हस्तांतरण क्रेता कंपनी को होता है, जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में सभी संपत्ति एवं दायित्वों का हस्तांतरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसकी एक शर्त यह है, आपने देखा होगा कि विक्रेता कंपनी अपनी शर्तों पर जिन संपत्ति दायित्वों को लेना चाहे उनको ले सकती है, जिनको छोड़ना चाहे वो छोड़ सकती है। इसलिए क्रय की प्रकृति के भी आवश्यक नहीं है कि सभी संपत्ति दायित्वों का हस्तांतरण हो। नेक्स्ट है आपके अंशधारकों का अनुपात। विलय की प्रकृति के एकीकरण में जो 5 शर्तें थी, उनमें एक शर्त थी कि विक्रेता कंपनी के 90% या अधिक अंशधारी क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने के लिए सहमत हों। तो कहने का मतलब है कम से कम 90% अंशधारी या उससे ज़्यादा अंशधारी क्रेता कंपनी का अंशधारी बनेंगे। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में अंशधारियों विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को क्रेता कंपनी का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है, उनके लिए आवश्यक नहीं कि उसके अंश लेकर के ही क्रय प्रतिफल भुगतान हो। थर्ड है क्रय प्रतिफल। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल का भुगतान समता अंशों में होना जरूरी है, तभी वो अंशधारी बनेंगे। जब क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को अपने शेयर देगी तो ही विक्रेता कंपनी के अंशधारी क्रेता कंपनी के अंशधारी बनेंगे। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी के अंशधारियों का क्रेता कंपनी के अंतर्गत अंदर अंशधारी होना आवश्यक नहीं है, बनना जरूरी नहीं है। इसलिए इसमें यह आवश्यक भी नहीं है कि क्रय प्रतिफल का भुगतान समता अंशों में किया ही जाए, वह अन्य रूप में हो सकता है। नेक्स्ट है व्यापार का चालू रखना। विलय की प्रकृति के एकीकरण की एक चौथी शर्त थी कि विक्रेता कंपनी व्यापार को जारी रखेगी। तो मतलब यह है कि क्रय के बाद उसके व्यापार को बंद नहीं रखेगी, चालू रखा जाता है। जबकि क्रय की प्रकृति एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के उसी व्यवसाय को चालू रखा जाना आवश्यक नहीं है। चिट्ठे में प्रदर्शन की बात करें तो विक्रेता कंपनी की सभी संपत्ति दायित्वों को क्रेता की पुस्तकों में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में पुस्तक मूल्यों पर दिखाया जाता है विलय की प्रकृति के एकीकरण में। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में ली गई संपत्ति व दायित्वों को, ली गई से मतलब जो संपत्तियां खरीदी हैं क्रेता कंपनी ने उनको केवल, बाकी की को नहीं। तो क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी से जो संपत्तियां दायित्व लिए हैं उनको वर्तमान मूल्य या उचित मूल्य पर क्रेता कंपनी के यहाँ दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है लेखांकन विधि। विलय की प्रकृति के एकीकरण के लिए आपको अध्ययन कराया था, पढ़ा दिया है कि विलय की प्रकृति के एकीकरण का लेखांकन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया था उसका नाम है हितों का एकत्रीकरण विधि, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और क्रय की प्रकृति के एकीकरण का लेखांकन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि को कहते हैं क्रय विधि या परचेज मेथड। नेक्स्ट है संचयों का समायोजन। विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता के सभी संचय क्रेता की पुस्तकों में दर्शाए जाते हैं, क्योंकि इसकी शर्त ही यही है कि भाई क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्ति दायित्व संचय सहित क्रय करती है। जब संचय सहित क्रय करती है तो इसलिए सारे संचय क्रेता की पुस्तकों में दिखाए जाते हैं। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी के वैधानिक संचय ही क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाए जाते हैं, शेष संचय नहीं दिखाए जाते हैं। अब बात आती है एकीकरण समायोजन खाता, इंग्लिश में कहते हैं एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता की पुस्तकों में एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एकीकरण समायोजन खाता नहीं खोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की सभी संपत्ति दायित्वों के साथ सारे संचय ले लेती है, तो अलग से कोई संचय के समायोजन के लिए कोई खाते खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता की पुस्तकों में एकीकरण समायोजन खाता खोला जाता है, क्योंकि वैसे तो संचय लेती नहीं है अब, लेकिन
वैधानिक संचय, जैसा आपको बताया था, वैधानिक संचय अगर उनका पीरियड बाकी है उतने पीरियड तक उनका लाभ अर्जित करने के लिए आयकर नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए आवश्यक है, क्रेता कंपनी उन्हें अपनी पुस्तकों में दर्शाए। अब कैसे दर्शाएगी? तो संचय को तो क्रेडिट करेगी, तो डेबिट कैसे करेगी? तो उसके लिए आपको बताया था एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, इसलिए क्रय विधि के अंतर्गत, क्रय की प्रकृति के एकीकरण के अंतर्गत एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को खोला जाता है। नेक्स्ट है क्रय प्रतिफल व शुद्ध संपत्तियों के अंतर का प्रदर्शन। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल मानी जो विक्रेता कंपनी को क्रेता कंपनी के द्वारा व्यापार क्रय के बदले प्रतिफल रूप में दिया गया है, और शुद्ध संपत्तियों का अंतर, यानी विक्रेता कंपनी की जो शुद्ध संपत्ति है, शुद्ध संपत्तियों का अंतर जो है वह है संचयों में समायोजित, संचयों के साथ समायोजित किया जाता है। कहने का मतलब विक्रेता कंपनी की संपत्ति माइनस दायित्व माइनस संचय, तो बचता है केवल उसकी शेयर कैपिटल, सिंपल सी बात है, और उसकी तुलना करेंगे क्रय प्रतिफल से। तो विलय की प्रकृति एकीकरण में क्रय प्रतिफल और विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी में यदि कोई अंतर है तो वह अंतर संचयों के साथ समायोजित किया जाएगा। जैसा आपको बताया था कि यदि फायदा है तो संचयों में बढ़ा देंगे और नुकसान है संचयों को कम कर देंगे। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल व शुद्ध संपत्ति, यहाँ शुद्ध संपत्ति का मतलब यह है कि क्रेता कंपनी के द्वारा ली गई संपत्तियों में से लिए गए दायित्वों के वर्तमान मूल्य घटा देंगे तो शेष बचेगा आपका शुद्ध संपत्तियां। तो उन शुद्ध संपत्तियों की तुलना क्रय प्रतिफल से करेंगे, और वो जो डिफरेंस आएगा, जो उसका अंतर होगा, वह संचयों के साथ समायोजित नहीं होगा क्रय की प्रकृति के एकीकरण में, बल्कि वह उसको अगर हानि है तो ख्याति खाते को डेबिट करेंगे और लाभ है तो पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करके दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट आता है नगद भुगतान। विलय की प्रकृति के एकीकरण में केवल टुकड़े अंशों के लिए नगद भुगतान हो सकता है, बाकी का कोई कैश पेमेंट नहीं किया जाता है। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल का भुगतान नगद में हो सकता है। तो ये आपके अंतर के कुछ बिंदु हैं, इनको ध्यान से रखेंगे। लगभग यही बिंदु आपके हितों का हितों का एकत्रीकरण विधि और क्रय विधि में अंतर के रूप में पूछ ले, चाहे विलय की प्रकृति के एकीकरण और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में अंतर पूछ ले, अंतर यही आने हैं। धन्यवाद।